अगर इंडिया टुडे से शहरों के 2 से 6 जनवरी के बीच किए गए पोल को हम सही माने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है दिल्ली में। लेकिन मुद्दों का जिक्र हमने किया था। जी हां, भ्रष्टाचार से लेकर महिला सुरक्षा से बिजली पानी, ये वो मुद्दे हैं जो तय करते हैं कि दिल्ली की जनता किधर जाएगी। हालांकि पिछली बार अगर हम करें तो शायद उसमें कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह का नाम भी लेना होगा, क्योंकि एक जबरदस्त लहर थी उस वक्त की यूपीए सरकार के खिलाफ। लेकिन हम आपको बताएंगे एक एक करके, सबसे पहले वोटर परसेंटेज, उसके बाद सीट और फिर मुद्दे। आइए चलते हैं, क्योंकि एक एक करके ये वो चेहरा है जो सामने आ रहा है अब इस ओपिनियन पोल के जरिए। सबसे पहले हम बात कर लेंगे सीटों की, और आइए आपको सीटों के नजरिए से बताते हैं कि दिल्ली में कौन किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले वोट परसेंटेज पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वोट परसेंटेज के जरिए हम बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो ये बिल्कुल साफ इसमें दिखाई दे रहा है, 40 बीजेपी की तरफ, कांग्रेस 16, 8 अन्य, लेकिन आप 36। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमने सीट प्रोजेक्शन किया है जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, और माफ कीजिएगा ये उससे पहले वोट परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। 40% वोट बीजेपी की तरफ जाता हुआ आम आदमी की पार्टी की तरफ से 36। और इसी सर्वे में राजीव कांडिकर, हम आपको बता दें, डॉक्टर राजीव कांडिकर साहब ने जो ये सीट प्रेडिक्शन किया हुआ है इसी वोटर परसेंटेज के आगे, वो अब हम आपको दिखा देते हैं। ये प्रोजेक्शन, सीट प्रोजेक्शन उनकी तरफ से किया हुआ है। 34 से 40 बीजेपी की झोली में, 25 से 31 आप, इधर 3 से 5 में सिमटती हुई कांग्रेस, और अन्य के पास 0 से 2। तो ये है वो तस्वीर, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो दिख रहा है वो यही कि बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है इस तस्वीर के मुताबिक। लेकिन 2 से 6 जनवरी के बीच में क्या हुआ है। अब जरा मुद्दों की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के नजरिए से मुद्दे भी उतने ही महत्वपूर्ण है। कौन किस मुद्दे को किस ढंग से उठाता है, क्या कर पाता है, उसको कहां तक ले जा पाता है। 40 जब हमने लोगों से पूछा कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, तो महिला सुरक्षा उनके एजेंडे पर सबसे ऊपर था। इससे अंदाजा आप लगा लीजिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। 16 दिसंबर और उसके बाद जो आवाज पूरे देश में निकली थी वो कितनी महत्वपूर्ण पिछले बार भी थी। भ्रष्टाचार 17, पानी 12, 10 महंगाई, 9 बेरोजगारी। तो ये है मुद्दे का परसेंटेज जो साफ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। आइए लिए चलते हैं आपको वापस, और सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, रामलीला मैदान से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो सबकी ये शिकायत थी कि महिला सुरक्षा का तो जिक्र तक नहीं हुआ। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि महिला सुरक्षा हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जितने कि बाकी और मुद्दों पर जनता के बीच में हम जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज भी 2 बड़ी महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस मुद्दे पर काम करती रही है। मेरा सवाल सुना सर आपने? जी बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये था कि रामलीला मैदान से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए दिल्ली में चुनावी बिगुल फूंक रहे थे, शंखनाद कर रहे थे, महिला सुरक्षा का जिक्र तक नहीं हुआ। क्या एक भूल? देखिए, जब जो भाषण होता है वो एक स्पॉन्टेनियस भाषण होता है, वो कोई लिख करके कोई एजेंडा पढ़ा नहीं जाता है, और उसमें कई बातें आ भी जाती है, कई बार छूट भी जाती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर कोई चीज जो महत्वपूर्ण है, हम लगातार इस पर बात करते रहे हैं, हम लगातार अपना रुख देते रहे हैं। और जब लोकसभा का चुनाव था तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दों में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। देश के पैमाने पर भी अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा है, और दिल्ली के भी पैमाने पर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, आम आदमी पार्टी की तरफ से योगेंद्र जी जल्दी से आप एक रिएक्शन, फिर यहाँ पर जो मौजूद है विशेषज्ञ उनसे बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी भी 49 दिन की सरकार यहाँ पर चला कर गई है। महिला सुरक्षा, इस पर बातें तो बहुत सारी हुई कि हम ये रिस्पॉन्स सिस्टम बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जमीन पर कुछ होता हुआ नहीं दिखा। और उस दौरान भी कई घटनाएं ऐसी हुई थी जिन्होंने झकझोरा था। अन्ना जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। 49 दिन के अंदर महिला सुरक्षा जैसी चीज के ऊपर रिजल्ट्स दिखा पाना संभव नहीं है। हमने उससे पहले प्लान किया था, और उसके बाद जैसा आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है दिल्ली की जिसने दिल्ली की जनता के सामने पूरा ब्लूप्रिंट दिया है कि महिला सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। डीटीसी की बसों में हम मार्शल बैठाएंगे, हम मेट्रो के बाहर फीडर सर्विस का क्या करेंगे, हम बिजली का क्या, हम स्ट्रीट लाइट का क्या करेंगे, सीसीटीवी
सीसीटीवी कैमरे का क्या करेंगे। मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी भी इसी तरह का डिटेल्ड ब्लूप्रिंट बताए ताकि जनता जज कर सके। एक छोटी सी बात और कहना चाहता था, आपका सर्वेक्षण, क्योंकि सर्वेक्षण का काम मैंने 20 साल किया है, आपका सर्वेक्षण ये नहीं दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फरवरी के महीने में चुनाव जीतेगी। आपका सर्वेक्षण केवल ये दिखा रहा है कि जनवरी 6 को भारतीय जनता पार्टी 4 पॉइंट से आगे थी। जब 100 मीटर की दौड़ हो और 80 मीटर के बाद आप तस्वीर खींचें, आप सिर्फ ये नहीं देखते कि उस समय कौन 1 या 2 कदम आगे है, आप ये भी देख रहे होते हैं कि क्या स्पीड है पहले दूसरे की। और आपका सर्वे ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी की स्पीड ऐसी है कि 100 मीटर तक पहुंचते पहुंचते आम आदमी पार्टी आगे होगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो रिलेटिव स्पीड में वो कह रहे हैं रामकृपाल जी निकल जाएंगे आम आदमी पार्टी, ये रिलेटिव स्पीड अब देखनी पड़ेगी। नहीं, खैर मैं तो अच्छी बात है योगेंद्र जी जो कह रहे हैं अपनी पार्टी के हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी राजनीतिज्ञ कभी ये नहीं कह सकता कि वो हार रहा है या पिछड़ रहा है। मैं उस पर नहीं जाता हूँ हार और जीत पर। मुझे अगर मैं उसको क्वांटिफाई करता हूँ पिछले इलेक्शन से अब तक, अभी आपने जो मुद्दे दिखाए थे मुझे लगा उसमें एक सवाल नहीं पूछा गया होगा दिल्ली की जनता से कि स्थायित्व तो कहीं पूछा गया कि नहीं पूछा गया। इसका बताऊंगा, जो भी आदमी 1 साल के बाद 13 महीने के बाद मुहर मारने जाएगा उसको खुद उसके अंदर यह सवाल आएगा कि वो 13 महीने के बाद क्यों आया है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है या कौन रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी मार्किंग भी पॉलिटिकल पार्टीज को होगी। स्थायित्व के मुद्दे पर आपका वो रिस्पॉन्स नेगेटिव बहुत मार्किंग महत्वपूर्ण बिंदु होगी। उठाया उन्होंने स्थायित्व के मुद्दे पर। नहीं, देखिए ये बात सही है कि ये स्थायित्व वाला मुद्दा है, लेकिन यही सबसे डोमिनेंट मुद्दा इस इलेक्शन में है ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि उसके सब यस नो और बहुत सारी इंप्लीकेशंस, बहुत सारी एनालिसिस की हो चुकी है जनता के सामने। लेकिन इस चुनाव का एक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं देख पा रहा हूं बीजेपी के एंगल से, कि बीजेपी अब तक जितने चुनाव लोकसभा के बाद लड़ी है विधानसभा का, हर जगह वह बहुत एग्रेसिव रही है। वो किन पर रही है? जो लोग वहां सत्ता में थे या अगर कहीं कोई समस्या थी तो उसको लेकर वो सबसे उस एजेंडे को लेकर आगे रही कि भाई हेमंत सोरेन की सरकार बहुत ही खराब सरकार थी, उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ के समय जिस तरह तबाह हुआ। को सुना आपने, उन्होंने कहा कि प्रभात झा जी ने कहा कि विजय गोयल अलीगढ़ जाकर इतना बड़ा ताला मंगवा रहे हैं जो अब 10 फरवरी के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर लगेगा। तो अग्रेसिव तो नहीं, लेकिन उनके पास यहां पर कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसकी विफलताएं वो गिनाएं, और यही कारण है कि दिल्ली के चुनाव में पहली बार मैंने देखा है कि रामलीला ग्राउंड से लेकर अब तक बीजेपी डिफेंसिव बचाव में है कि नहीं 58 ओवर हम नहीं करने वाले हैं हरियाणा की तरह, हम 60 करेंगे। ये बड़े नेता को कहना पड़ा बीजेपी के। यही नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी की राजनीति और उसकी राजनीतिक सोच के बहुत सारे बिंदुओं पर हम जैसे लोग एक जर्नलिस्ट के रूप में असहमत होते हैं या उससे असहमति जाहिर करते हैं। लेकिन एक बात जरूर यहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सामने एक नया चैलेंज खड़ा किया है जो झारखंड में नहीं था, जो कश्मीर में नहीं था, जो महाराष्ट्र में नहीं था। वो ये कि यहां पर उसने बीजेपी को बचाव में डाला है। वो चाहे वो किरण बेदी के रूप में दिखाई पड़ता हो, 58 साल की उम्र में वाले उम्र के मुद्दे पर दिखाई पड़ता हो, या सरकारी कर्मचारियों के मामले में दिखाई पड़ता हो, जो अब तक सरकार ने रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। आपका सवाल पूछे उनसे? जी आप पूछ लें। क्या आप डिफेंसिव हैं? क्या आप डिफेंसिव हैं इन मुद्दों पर? इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया। विजेंद्र जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफेंसिव कैंपेन है और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप भी जो डाटा दिखा रही हैं, दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी को 39% मत मिले थे और जनवरी में आप 40% दिखा रही हैं, जबकि पिछले चुनाव में हमको 33% मत मिले थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी 16 साल से दिल्ली की सत्ता में नहीं है, ये मैं बता दूं, और आम आदमी पार्टी के मुद्दे बदल रहे हैं। मैं योगेंद्र यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस मुद्दे पर आपने सरकार से छोड़कर के आप भाग गए थे, लोकपाल का वो मुद्दा इस चुनाव से नदारद क्यों है? योगेंद्र यादव आप उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? योगेंद्र यादव जी आप बताइए, आप उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? पहली बात सर जी, मैं उत्तर दूं? जी हाँ बिल्कुल दीजिए। अभी तक इस पर उत्तर नहीं आया कभी भी। हम ये जानना चाहते हैं आप मुद्दे बदल क्यों रहे हैं? सर आप सुन नहीं पाए होंगे, एक बार नहीं अरविंद केजरीवाल ने और उनके तमाम साथियों ने मेरे सहित इस बात का कई बार उत्तर दिया। इसके बारे में तो अंजना फैसला कर कि अब तक हमने दिल्ली में 6-7
सर एक बार आप सुन तो लीजिए आप। हमने दिल्ली में 6-7 डायलॉग आयोजित किए थे और लोकपाल वाला डायलॉग उसका अंतिम डायलॉग होना था। इस बीच आपने चुनाव अनाउंस कर दिए। आप हमारे मैनिफेस्टो का इंतजार कर लीजिए। जिस दिन मैनिफेस्टो आ जाएगा, अगर लोकपाल उसमें मुद्दा ना हो तो मैं और आप फिर टीवी के ऊपर बहस कर लेंगे। अंजना जी, मैं जवाब दे सकता हूं। मेरा मैंने जो सवाल किया उसका है, जवाब भी मैं दे सकता हूं। 1 मिनट मैं बात कहूं, एक चीज में 1 मिनट आप मेरे प्रश्न का उत्तर आप न देना, आप मुझसे तो सुन लीजिए। दूसरा, रामकृपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने अब तक अपने मुख्यमंत्री को नकाब में रखा था, दिल्ली में पहली बार बेनकाब करने की कोशिश हो रही है। बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा क्या हुआ जिसने दिल्ली में उन्हें बेनकाब होने के लिए मजबूर किया? 2 मजबूरियां मैं समझ सकता हूं। एक तो ये कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कुछ ऐसा होगा, ऐसे नाम होंगे, खासतौर पे सतीश उपाध्याय जी के बिजली वाला मामले के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी इतने संसद में थी कि उन्हें लगा होगा कि इन चेहरों से तो बचो किसी तरह। या ज्यादा महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि दिल्ली में अगर केजरीवाल बनाम मोदी चुनाव हो जाए और अगर आम आदमी पार्टी जीत जाए, जिसका डर बीजेपी को लग रहा है, तो मोदी जी पे टिप्पणी हो जाएगी। तो ये मोदी जी को बचाने की कोशिश है, इसलिए शायद उन्हें बेनकाब करना पड़ा। विजेंद्र जी, इसका जवाब दीजिए। जी, मैं 2-3 बातें कह दूं। पहली बात तो इन्होंने कहा कि हमने एक मजमा लगाया और अरविंद केजरीवाल तो एक मदारी हैं, उनको मजमा लगाने में आनंद आता है। वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह के आरोप पहले भी लगाते रहे हैं। हिट एंड रन की उनकी एक नीति है, उसके तहत उन्होंने वो किया। अंजना जी, कभी कोई पार्टी का एक बड़ा फैसला कोई कुछ घंटों में या मिनटों में नहीं हो सकता, ये मैं स्पष्ट कर दूं। इसलिए हर चीज़ को एक प्रकार से आप बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोकपाल का जो मुख्य सवाल था वो छुपा गए। और मैं उसका जवाब दे सकता हूं कि ये लोकपाल पर बात क्यों नहीं करना चाहते। वास्तविकता ये है कि लोकपाल पर अगर ये बात करेंगे तो मोदी जी ने जो भ्रष्टाचार रहित सरकार देने का एक कंप्लीट पैकेज देश के सामने रखा है, और मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक स्पष्ट सामने एक व्यक्तित्व सामने आया है, जो अपने व्यक्तित्व से भी और अपने कार्यप्रणाली से भी जनता के बीच में पैठ बना रहा है। तो इनको लगता है कि अब भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं रहा है, क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। दूसरा, लोकपाल की अगर ये बात करेंगे तो इनको ये लगता है, एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दूसरा, इनको लगता है कि अगर हम लोकपाल की बात करेंगे तो लोगों को वो याद आ जाएगा कि ये सरकार छोड़कर किस तरह भाग गए थे। अगर ये सरकार ना छोड़ करके भागते तो शायद दिल्ली को लोकपाल मिल चुका होता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इनके अपने गिरवान में ये झांकने पर कमजोर महसूस करते हैं। इसलिए इन्होंने सोचा कि विजेंद्र जी, एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है। योगेंद्र यादव जी, हो सकता है आपके दिल्ली डायलॉग के एजेंडे में होगा, लेकिन जिस तरह से पहले आपकी सभाओं में पहुंचते ही लोकपाल के गाने सुनाई देते थे, कम से कम वो तेज तो वो जोश तो नहीं दिखता है। लेकिन एक बार विजेंद्र जी, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, और वो ये कि मदारी किसी को हम बोले राजनीति में, क्योंकि इससे बचना चाहिए। अपना ओपिनियन पोल तो आपको दिखा ही दिया है, लेकिन कंपैरिजन भी करते हैं। जो अन्य ओपिनियन पोल इस वक्त देश के लीडिंग चैनल्स कर रहे हैं, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया टुडे से 0, बीजेपी 34 से 40, 25 से 31 आप, कांग्रेस 3 से 5, अन्य 0 से 2। इंडिया टीवीसी वोटर 35, यानी उसी रेंज में बीच में 29 आपको देते हुए 5 कांग्रेस को, 1 अन्य को। इधर एबीपी एसी नील्सन 34 बीजेपी को देते हुए 28 आपको, कांग्रेस को 8 और अन्य को 0। दल किसके लिए धड़कता है, तमाम चैनल्स के हम आपको पोल दिखा रहे हैं, और संजय जी उस पर आपकी टिप्पणी। इन पोल्स को देखें, अगर अलग अलग चैनलों ने जो पोल किए हैं, कुल मिला के ये दिखाई पड़ता है कि मुकाबला कांटे का है। लेकिन बीजेपी को जिस समय पोल किया गया है, उस वक्त बीजेपी आम आदमी पार्टी से 2 कदम आगे दिखाई पड़ती है। चुनाव के दिन जब वोटों की गिनती होगी 10 फरवरी को, फिर भी स्थिति यही रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन निश्चित रूप से किरण बेदी का फायदा मिल सकता है, हाँ या ना? अब बड़ा मुश्किल का कहना है कि किरण बेदी का फायदा मिलेगा। जैसा उर्मिलेश जी कह रहे थे, किरण बेदी की पॉपुलैरिटी मिडिल क्लास में है, और लोअर तबके का वोट जो आम आदमी पार्टी को मिलता है उसमें उनकी पॉपुलैरिटी उतनी है नहीं, तो कुछ बड़ा फायदा नहीं मिलता है। योगेंद्र जी, मैं सिर्फ आपसे यही अनुरोध करूंगा कि बाकी सब चैनल के फोरकास्ट आपने दिखा दिए, आप जरा एक ग्राफिक और लगा दीजिए कि पिछली बार इन चैनल्स ने क्या कहा था और वास्तव में क्या हुआ था, और बाकी निष्कर्ष अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है। मेरा अपना मानना है कि किरण बेदी जी को लाना एक नर्वसाई हुई पार्टी का अंतिम दांव है। वो चलेगा या नहीं, हम स्टूडियो में बैठ के क्यों तय करते हैं, अगले कुछ दिन में पता लग जाएगा ना। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस पूरी चर्चा का अंत करते हैं कि लेकिन अंतिम फैसला तो दिल्ली को ही करना है, और दिल्ली के दिल को करना है। उसको समझना बहुत मुश्किल है
लेकिन आज